हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। लास्ट सेशन में हमने रामायण के डिस्कस किया था, विश्वामित्र जी की स्टोरी। हरे कृष्णा। विश्वामित्र जी की स्टोरी डिस्कस की थी कि कैसे वो अपनी लाइफ में धीरे धीरे एक राजा थे, कैसे बिल्डर हुए और कैसे वो खुद स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किए, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी डेवलप की उन्होंने समय के साथ। उनकी हमने स्टोरी देखी थी। और राइज ऑफ द सन प्रिंस जो कि ये बाल कांड है, एक तरह से उनके उनको ग्लोरीफाई करता है। और स्पेशल शिक्षा जो सीखने को मिली थी वो है स्ट्रगल। लेकिन कई बार लाइफ का सक्सेस, हम सोचते हैं कि लाइफ का सक्सेस है लाइफ में स्ट्रगल ना होना, बट लाइफ का सक्सेस है स्ट्रगल से ना घबराना। है कि नहीं? दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बताना चाहेगा? हम सोचते हैं कि लाइफ सक्सेसफुल है, इसका मतलब है कि भाई मेरी लाइफ सब ठीक ठाक चलेगा, कोई स्ट्रगल नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मेरा पर्सनल जो रियलाइजेशन है, जो कि पढ़ा विश्वामित्र जी की स्टोरी से, पास टाइम से, वही था कि सक्सेस मतलब यह है कि इस स्तर पे जाना कि स्ट्रगल्स आएंगे। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव है। लेकिन एक बार एक राजा था, तो जंगल में जा रहा था। तो उसने बोला कि जंगल में जा रहा था और नंगे पैर पहन से जा रहा था, तो उसको कांटा चुभ गया। तो उसने मंत्री को बोला कि भाई ये कांटा क्यों है यहाँ पे? तो उसने बोला जंगल है, कांटा तो हो गई। तो बोलो कि मैं चाहता हूँ कि कल से जंगल में एक भी कांटा किसी को ना चुभे। ऐसा फैसिलिटी करो, पूरे जंगल में कारपेट बिछा दो। तो अगर नहीं कारपेट बिछाया तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। तो उसको समझ नहीं आया कि भाई पूरे जंगल में कारपेट कैसे बिछाऊं मैं। बड़ा परेशान था, रात भर हो गई, उसको समझ नहीं आ रहा कैसे जंगल में कारपेट बिछाऊं। समय बीत रहा था, अगला दिन आ रहा था। तो अगले दिन राजा वेट कर रहा है कि अब आएगा। कार कारपेट तो बिछी नहीं है। तो कह रहा है कि मैंने बोला था तुम कारपेट बिछाना है, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। बोला बिछा दिया ना। लाकर उसको एक जूता देता है। कहता है ये जूता लीजिए, जूता पहन लीजिए। लेकिन एक कारपेट के तरह काम करेगा, आप जंगल में कहीं भी जाएंगे आपको कांटा नहीं चुभेगा। सो उसी प्रकार से लाइफ में कई बार हम पूरे जंगल में कारपेट बिछाना चाहते हैं, लेकिन इस संसार में सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, संसार में सबको अच्छा करना चाहते हैं। बट संसार में सब कुछ अपनी लाइफ में सारे सिनेरियोज ठीक करना चाहते हैं। बट असली अंडरस्टैंडिंग, असली मैच्योरिटी है कि हम इस स्तर पे आ जाएं कि भाई अपने आप को एक जूता दे सकें। लेकिन संसार का नेचर ही है कि इट विल कॉज सम पेन। इस फॉर्म में नहीं तो किसी और फॉर्म में, नहीं तो किसी और फॉर्म में। एक ऐसे स्टेज पे आना, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग पे आना, एक ऐसी मैच्योरिटी पे आना अपनी लाइफ में, ये सब परेशानी हमें ज्यादा परेशान ना करे। लेकिन सक्सेस मतलब क्या है? जब हम परेशानी से परेशान नहीं होते हैं, वो सक्सेस है। एक और अंडरस्टैंडिंग थी जो कि डिवोशनल मैच्योरिटी थी, जो कि विश्वामित्र जी ने अचीव की अपने लाइफ में। लेकिन एक और बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा है जो सीखने की जरूरत है, वो है इमोशनल मैच्योरिटी। और ये सब हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत नेग्लेक्टेड भी है कि कैसे हम इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप करें। लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी मतलब आप सब कोई बताना चाहेगा चैट बॉक्स में लिख के, इमोशनल मैच्योरिटी मतलब क्या? चैट बॉक्स खुला है, आप लिख सकते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी मतलब क्या? सोचिए, लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल मैच्योरिटी?
टू शो इमोशंस एट करेक्ट प्लेस, ओके। अंडरस्टैंडिंग अदर इमोशन विदाउट जजमेंट, हाँ। और लोग है ही नहीं। Emotional maturity to understand and have practical approach towards situation and people. We cannot change people and the world, but we can keep ourselves calm and under control of reactions. Okay, तो अपने responses, reactions को control करना, उसको emotional maturity कहते हैं। बहुत अच्छा। Not overwhelmed by emotions, हाँ, बहुत अच्छा। More open-minded, बहुत अच्छा। Emotional maturity means a person having good emotional intelligence, where he can look at things with emotions, not seeing people as objects, हाँ। सो सिंपल टर्म्स में अगर बोले इमोशनल मैच्योरिटी मतलब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की परिपक्वता, है कि नहीं? किस इमोशंस को कहाँ पे, किस समय, देश काल पात्र के साथ एक्सप्रेस करना चाहिए, किस एटीट्यूड से चीजों को लेना चाहिए, अपने इमोशंस को डील करना आना, ये सब किसका पार्ट है? इमोशनल मैच्योरिटी का। सो आज हम रामायण से पहले ये कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम रामायण कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? सब लोग चाहते हैं या कितने लोग चाहते हैं कि रामायण ही डिस्कस करें? ये सब क्या फालतू चीजें डिस्कस कर रहे हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो थम्स अप कर दीजिए, नहीं तो रामायण पे चलते हैं। एक आया, दो आया, तीन आया। चलिए, बाकी लोग कह रहे हैं रामायण सुनाइए, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ भी सुनाइए, हमें तो मतलब नहीं है। अभिषेक कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग गायब हो जाते हैं। तो इमोशनल मैच्योरिटी के हम 20 एस्पेक्ट देखने का प्रयास करेंगे, अ, कि क्या इमोशनल मैच्योरिटी है। ये कोई एब्सोल्यूट टर्म्स पे नहीं है, लेकिन जितना भी मेरे जीवन के रियलाइजेशन से और जितना स्क्रिप्चर्स और ये पढ़ के जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे और लोगों से डिस्कस करने के बाद ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें अंडरस्टैंडिंग देने में हेल्पफुल होते हैं। सो पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इमोशनली मैच्योर व्यक्ति का निशानी है। आप चाहें तो ये सब लिख सकते हैं, कोई आप में से लिख सकता है। पर्सनल ग्रोथ इज रियली इंपॉर्टेंट टू यू, है कि नहीं? सब कुछ इम्पोर्टेंट है लाइफ में। पर्पस इम्पोर्टेंट है, फैमिली इम्पोर्टेंट है, उनके सपने, उनके ड्रीम, लेकिन खुद को समझना, खुद के इमोशंस पे वर्क करना, खुद की फीलिंग्स को समझना, खुद से प्रेम करना, सेल्फ लव जिसको कहते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हमेशा जीवन दूसरों के लिए जीते आए हैं, लेकिन खुद के लिए भी टाइम निकालना। सो हम हमेशा दुनिया में सबके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन खुद से, खुद की इच्छाओं के लिए वर्क करना। सो सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग होती है कि जनरली हम सोचते हैं कि सेल्फ मतलब तो मेरा नाम, बट सेल्फ के कई सारे डायमेंशंस होते हैं, लेकिन हमारा फिजिकल एस्पेक्ट है। सो पर्सनल ग्रोथ इज रियली इंपॉर्टेंट टू यू, मतलब हम सब कुछ करने के साथ साथ खुद भी ग्रो हो रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं? अब पर्सनल ग्रोथ किन किन एस्पेक्ट में हो सकता है? फिजिकल एस्पेक्ट में, है कि नहीं? कि भाई मेरा जो बॉडी है, क्या उस प्रॉपरली स्ट्रांग है, प्रॉपर नरिश्ड है? नहीं है तो उसके लिए क्या मैं उसके लिए टाइम निकाल रहा हूँ कि नहीं, है कि नहीं? इसलिए हमें प्रॉपर केयर सिस्टम बनाना चाहिए अपने शरीर के लिए, लेकिन योगा करना, प्राणायाम करना, आप में से कई लोग ऑलरेडी करते हो। तो वो क्या हो गया, एक तरह से फिजिकल एस्पेक्ट पे वर्क करना, फिजिकल अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करना। दूसरा होता है स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, जो कि मेरा एटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटर्नल धर्म है, भगवान की सेवा करना।
सो क्या मैं उसमें ग्रो कर रही हूँ या कर रहा हूँ? क्या मेरा कॉन्शियसनेस बेटर हो रहा है? अपने कॉन्शियसनेस पे वर्क करना है कि नहीं? क्या सर्विस एटीट्यूड मेरे अंदर आ रहा है? ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, ये सब वैल्यूज डेवलप हो रही हैं? तो ये हो गया स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। तीसरा हो गया इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। क्या मेरा इमोशनल हेल्थ कैसा चल रहा है? ठीक है। इमोशनल हेल्थ के लिए 60% हमें इक्वल्स के साथ स्पेंड करना चाहिए। इक्वल्स, फ्रेंड्स, ऐसे लोग जिनसे हम बहुत इजी तरीके से शेयर कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, ऐसे लोग। 25% हमें सीनियर्स के साथ समय स्पेंड करना चाहिए, जहाँ से कुछ सीखने को मिले, समय सुनने को मिले, है ना, सीखने को मिले। और 15% टाइम हमें डाउन द लाइन शेयर करना चाहिए, उनको देने में, उनके साथ शेयर करने में, उनको हेल्प करने में। ये होगी, ये जब तीनों चीजें हम करते हैं तो हमारा इमोशनल एस्पेक्ट बैलेंस चलता है। हम अपना हार्ट रिवील कर सकें, किसी किसी के उसको गिफ्ट देना, है ना, इसके और भी एस्पेक्ट हैं, लेकिन ये एक तरह से इमोशनल हेल्प है। लोगों से आपकी डीलिंग कैसे है, ये सारी चीजें। और चौथा है इंटेलेक्चुअल हेल्थ हमारा। हम अपने इंटेलिजेंस को क्या फीड कर रहे हैं? क्या हम इंटेलिजेंस को फीड करते हैं? या तो कोई भी, जैसे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको डीपर पढ़ना, समझना, उसके बारे में डीपर जाना, तो ये सब क्या हो गया? इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। तो चारों एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को क्या हम समय के लिए समय निकाल रहे हैं, या सिर्फ करियर पे वर्क कर रहे हैं? जस्ट करियर चल रहा है, हम 30 साल के हो गए, लेकिन फिर भी लाइफ के बारे में, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। हम कमाते हैं, पैसा है, लेकिन ज्यादा हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन इसका मतलब हमने अपने इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट को फीड किया नहीं। ठीक है। जैसे जैसे हम लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर्सनली इन सारे डायमेंशंस में भी प्रोग्रेस होना चाहिए। एटलीस्ट वी शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग ऑफ एटलीस्ट वन थिंग। लेकिन हर चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। लेकिन अवेयरनेस, लेकिन अपने लीगल राइट्स, है ना, जितनी भी चीजें हैं, थोड़ा सा जी, मतलब हर चीज जितना भी आप जान सकते हो। ऑफ कोर्स इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबके बारे में होना चाहिए, जो कि नीड पड़ सकती है। और कुछ चीज, एक डायमेंशन होना चाहिए जिसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वो इंटेलिजेंस स्ट्रांग रहता है, तो फिर माइंड को कंट्रोल कर पाना इजी रहता है। उसके लिए समय निकालना, पर्सनल ग्रोथ इज रियली इंपॉर्टेंट टू यू। और कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं सिर्फ अपने बारे में सोचिए, तो सेल्फिशनेस हुआ ना, है ना। सेल्फ केयर मतलब सेल्फिशनेस तो नहीं। सेल्फ केयर का मतलब ही होता है, सेल्फ केयर की अंडरस्टैंडिंग होती है कि अपना केयर इसलिए करना ताकि आप दूसरों के लिए यूजफुल बन सको। अगर आप इन चारों एस्पेक्ट में स्ट्रांग हो, बैलेंस्ड हो, तो आप नेचुरली दूसरों के लिए हेल्पफुल हो पाओगे। लेकिन इट इज ओके टू टेक ब्रेक्स इन लाइफ। लाइफ में थोड़ा ब्रेक लेके ये सब चीजों को बैलेंस करना। सो आप, ये पहला एस्पेक्ट है, पर्सनल ग्रोथ को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। आप सब चाहे तो रेटिंग लिख सकते हैं, बनाइए 0, 1, 0, 10। आप अपने पर्सनल ग्रोथ को कितना मार्क्स देते हैं आज? लेकिन 1 नंबर देते हैं, 2 नंबर देते हैं, 10 नंबर देते हैं? पर्सनल ग्रोथ इज रियली इंपॉर्टेंट टू यू और नॉट? नेक्स्ट, सेकेंड है, यू हैव हेल्दी बाउंड्रीज। है कि नहीं? आप अपनी इसमें चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, आप सब अपने पर्सनल उसके लिए कर सकते हैं। रेटिंग्स आपको बताने की जरूरत नहीं है किसी को, आप पर्सनल आप लोग अपना अपना कर सकते हैं। सो यू हैव हेल्दी बाउंड्रीज। आप जानते हैं कि आपकी कितनी, जब आप पहला एस्पेक्ट कर रहे होंगे, इन चारों चीजों पे आप वर्क करेंगे, तो आपको पता होगा कि आपकी बाउंड्रीज क्या है। लेकिन जब हमें बाउंड्रीज पता होती है ना, तो हमें पता है कि भाई इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता तो ठीक है, फिर ज्यादा नहीं लेना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें बाउंड्रीज नहीं पता होती हैं, और हमारे पास चीजें आती रहती हैं, और हम क्या कर पाते हैं? हम ना नहीं बोल पाते हैं, या हम पहले ही ना बोल देते हैं, और हमारे पास खाली समय रहता है, और खाली समय में क्या होता है? हम फिर नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। अपनी बाउंड्रीज पता होना सबसे पहले तो, और फिर ना बोलना, सही तरीके से ना बोलना। लेकिन तो ये दूसरा एस्पेक्ट है कि हमें अपने हेल्दी बाउंड्रीज पता है लाइफ की, कि भाई मैं इतना, फिजिकल फिजिकल बाउंड्रीज तो पता होता है एक तरह से लोगों को, कि भाई मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ही है।
लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं पता होता कि मैं कितना बर्डन ले सकता हूँ, कितना इमोशंस झेल सकता हूँ। लेकिन अब ज्यादा हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं लूंगा, लूंगा या लूंगी तो क्रैश कर जाऊंगा। लेकिन सो ये बाउंड्रीज पता होना बहुत जरूरी है। और इस अगर मैं स्टेट में चला गया तो अब मुझे ऑप्शन में क्या करना चाहिए। लेकिन तो दोनों चीज पता होना चाहिए, बाउंड्री और उस अगर उससे क्रॉस हो रहा है तो कैसे हाँ बोलना है, कैसे ना बोलना है, रेस्पेक्टफुल तरीके से, इसका आइडिया होना। नेक्स्ट है, यू कैन एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मेच्योरिटी का। लेकिन आप मेच्योर हैं इसका मतलब क्या है, आपके लिए काम ये आसान है। आप जब गलत होते हैं, आप एडमिट कर पाते हैं कि हाँ मैं गलत हूँ। बड़ा डिफिकल्ट होता है ये चीज, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि सीधा लिंक्ड होता है ईगो से, अहंकार से। है कि नहीं? ये मान पाना कि मैं गलत हूँ बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, और वहां पे एक पॉइंट को प्रूव करने का होड़ चल रही होती है। लेकिन चाहे परिवार में चाहे दोस्तों में, तो वहां पे एक्सेप्ट कर पाना ना बहुत मुश्किल होता है। तो एटलीस्ट वहां एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल है, एटलीस्ट हम बाद में एक्सेप्ट करें। लेकिन ये कर पाने के लिए क्या क्या टूल चाहिए होता है? एनालिसिस, एनालाइज करना खुद को। जो व्यक्ति डेली खुद को एनालाइज करता है कि आज मैंने क्या बोला, आज मैंने क्या सोचा, क्या मैं उसमें कुछ गलती थी, क्या मुझे और सुधार करने की जरूरत है, हाँ, तो फिर वो ये चीज कर पाएगा, एडमिट। लेकिन जो एनालाइज ही नहीं करता, मतलब उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ या तो वो बेस्ट है, या जो कर रहा हूँ उससे मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता कि भाई किसी किसी को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन अर्जुन ने अपनी लाइफ में एडमिट किया तो भाई मेरे अंदर वीकनेस आ गया है, भगवान को अप्रोच किया, भगवान ने गाइड किया। सो एडमिट कर पाना, है कि नहीं, कि क्या मैं गलत हूं, वहां पे एडमिट कर पाना। चौथा है, यू थिंक बिफोर यू एक्ट और स्पीक। आप कुछ भी बोलने से पहले सोचते हो, या कुछ करने से पहले सोचते हो। आइडल तो ये होता है कि इवन सोचने से पहले आप सोचते हो क्या, है कि सोच कर सोचो। ठीक नहीं, हम हो सकता है करने से पहले सोचते हो, लेकिन वो सोच ही हमारी हो सकता है गलत है। तो सबसे पहले सोचना चाहिए कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सोच सही है या नहीं है। ठीक है, फिर उस सोच को सोचना चाहिए। सही सोच हमें सही वर्ड्स की तरफ ले जाएगी, और सही वर्ड्स सही सोच हमें सही एक्शन की तरफ ले जाएंगे। सो हमेशा क्या करना चाहिए, सोचकर सोचो, सोचकर बोलो, सोचकर कर्म करो। तो हमें रेटिंग दे सकते हैं, मैं कितना कितना किस स्केल में कहाँ पे हूँ, मैं कितना सोचता हूँ। लेकिन बोलने से पहले, कार्य करने से पहले कितना सोचता हूँ। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, यू अंडरस्टैंड एंड टेक टाइम सीरियसली। हम समय को कितना सीरियस लेते हैं। जब मेरे पास अभी 2 घंटे बाकी है, मैं क्या करूंगा इसमें? मैं सोचता हूँ कि चलो टिकटॉक चलाता हूँ, लेकिन या सोचता हूँ कि चलो कोई बुक्स पढ़ता हूँ, या सोचता हूँ कि कुछ लर्निंग करता हूँ। जब हमारी लाइफ में आप देखेंगे कि खाली स्पेस ऑफ टाइम आ रहा है, उसमें हम क्या प्लान कर रहे हैं, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हम कितना उसको टाइम को सीरियस लेते हैं। लेकिन हमेशा होता है लाइफ में बिजी चल रहे होते हैं हम, लेकिन और एग्जाम है, प्रोजी माला नहीं हो सकती, एग्जाम है, क्लास में नहीं आ सकते, एग्जाम है, ये है वो है, लाइफ में ये चल रही है वो चल रही है। लेकिन मैंने देखा जब खाली भी हो जाते हैं ना लोग, फिर भी नहीं हो पा रही होती माला। लेकिन फिर भी बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि खाली टाइम में उसने कुछ और कर लिया, वो ट्रेडिंग कर रहा है, स्टॉक पे जाके ट्रेडिंग कर रहा है, अब दिमाग इसी में लगा है। पहले किसी और चीज में फंसा था, अभी इस चीज में फंसा है, फिर पैसा भी आ गया, सब कुछ आ गया, अब किसी और चीज में। तो समय को सीरियस नहीं लेते हैं कई बार लोग, है ना, समय में ज्यादातर पार्टी करना ये सब चीजें करते हैं। वो जरूरत है, बट ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, बैलेंस। लेकिन स्पिरिचुअल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। सो खाली समय में हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। छठा है, हम कितने ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड मतलब कितने
दूसरों के व्यूज को हम कितना एक्सेप्ट करते हैं, हम कितना सोचते हैं कि भाई अ, अभी तक आज तक घर में ये चीजें आई हैं, लेकिन अभी सिनेरियो चेंज हो गया है। लेकिन तो मुझे थोड़ा ओपन होना चाहिए। जैसे एक डिवोटी है, तो उनकी मैरिज हुई। अब उनके मैरिज के बाद उनकी जो मदर है, उनका थॉट प्रोसेस है कि भाई ये हमारा रिचुअल है कि भाई जो वाइफ घर जाएगी तो अब जब तक डेट नहीं निकलेगी तब तक वापस नहीं आएगी। और डेट कब की निकल रही है? 1.5 साल बाद की। अब वो एडमेंट है कि नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन हमें फॉलो करना है, फॉलो करना है। लेकिन कई बार लोग रिचुअल्स को, रीति रिवाज को इतना पकड़ के बैठ जाते हैं ना, इतना पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे आप रस्सी को बहुत ज्यादा टाइट से पकड़ के रखोगे ना, वो आपको यहाँ यहीं पे घाव कर देगा। कई बार अनब्लाइंडेड अटैचमेंट्स है ना, क्लोज माइंडेडनेस हमें हमें ही हर्ट करते हैं, हमें और हमारे नियर एंड डियर वंस को हर्ट करते हैं। मैंने बोला कि जब रिचुअल्स हैं, लेकिन रिचुअल्स का पर्पस होता है ना कुछ। रिचुअल्स कुछ पर्पस के लिए अचीव करते हैं। जब इवन यज्ञ में जब सीता मैया नहीं प्रेजेंट थी, तो भगवान ने उनका एक फॉर्म बनाया और उसको बैठाया। तो रिचुअल्स होते हैं, लेकिन हर रिचुअल्स का कुछ सब्स्टिट्यूट होता है। बट लोग, स्पेशली कुछ जनरेशन के लोग, उसको पकड़ के बैठ जाते हैं और उसमें व्यक्ति हर्ट होता है, लोग हर्ट होते हैं, खुद भी हर्ट होते हैं। सो खुले विचार को होने की जरूरत है कि भाई ठीक है, ये चीज है, लेकिन और भी क्या चीज हो सकता है, और क्या डायरेक्शन है इसको देखने का। लेकिन हर चीज को देखने के कई सारे एंगल्स होते हैं। सो एक हो रहा है कि हम अपने एंगल से देख रहे हैं, एक होता है कि भाई किसी और थर्ड पर्सन के एंगल से भी चीजों को देखना, एक होता है कि भाई दूसरे व्यक्ति को भी उसके एंगल से देखने को देखना। जितने आप एंगल से देखोगे उतना ही अलग चीज दिखेगा। लेकिन जैसे 3 सर्कल्स हैं, आप ऊपर से देखोगे आपको लगेगा 2D पिक्चर है, 3 सर्कल्स है कि नहीं? लेकिन जब आप नीचे आओगे आपको लगेगा 3D है ना, अलग अलग लेयर पे है। देयर आर मल्टीपल लेयर्स। सो इसलिए ओपन माइंडेड होके लाइफ को जीना, शास्त्रों को पढ़ना, समझना, लोगों को पढ़ना, लोगों को समझना, ये बहुत जरूरी है। तो इसमें आप देख सकते हैं, 7 सबसे इंपॉर्टेंट है, यू कैन टेक हेल्दी क्रिटिसिज्म। आपको जब करेक्ट किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, क्या आप उसको कैसे ले पाते हो? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्रिटिस सबसे ये पहले पता होना चाहिए क्रिटिसिज्म किससे लेना है। जो हमारे वेल विशर्स होते हैं ना, उनसे लेना चाहिए। इन्हें कि बाहर जाके किसी से ही मांग रहे हैं थोड़ा सा, आप थोड़ा सा ना मुझे फीडबैक दीजिए। कई लोग कहते हैं अब मैं फीडबैक बहुत पसंद है मुझे, फीडबैक दीजिए। आप फीडबैक, वो फीडबैक दे देगा, 4 गाली दे देगा, तुरंत मुंह लटक जाएगा, हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो सबके पास नहीं जाना चाहिए फीडबैक के लिए। फीडबैक मेच्योर लोगों से लिया जाता है, फीडबैक एक्सपीरियंस लोगों से लिया जाता है, फीडबैक नॉन एनवियस लोगों से लिया जाता है। आप समझ रहे हो? और जब ऐसे लोग फीडबैक दें जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं, मेच्योर हैं, नॉन एनवियस हैं, ऐसे लोगों से हम जब फीडबैक लेते हैं, वो हमें कुछ करेक्ट करते हैं, तो उसको कितना हेल्दी तरीके से हम लेते हैं। क्या हम हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है उसमें हम अ, उस पे कितना विचार करते हैं? एक तो गलती एक्सेप्ट करना, दूसरा कोई फीडबैक दे रहा है उस पर कितना विचार करते हैं कि हाँ यार ये व्यक्ति सही हो सकता है। लेकिन जैसे प्रभुपाद का ही एक एग्जाम्पल आता है। प्रभुपाद जब बुक बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मैगजीन्स, किसी व्यक्ति ने बोला आप मैगजीन्स क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप स्मॉल बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, स्मॉल बुक्स लिखिए। प्रभुपाद ने, मटीरियलिस्टिक व्यक्ति था, लेकिन प्रभुपाद ने उसकी बात को सीरियस ले लिया और प्रभुपाद ने स्मॉल बुक्स पब्लिश करना स्टार्ट किया। और स्मॉल बुक्स हम देखते हैं बहुत लोग पढ़ते हैं, स्मॉल बुक्स के कारण लोग डिवोटीज बन रहे हैं। सो जो भी व्यक्ति होता है वो बहुत सीरियस लेता है इन सब चीजों को। लेकिन प्रभुपाद ने हिप्पीज के फीडबैक्स लिए। इस्कॉन जो ग्रो हुआ है वो हिप्पीज के फीडबैक हुआ। लेकिन प्रभुपाद उसको ये नहीं देखते थे कि भाई ये हिप्पी मुझे दे रहा है। प्रभुपाद ने देखा कि भगवान की तरफ से आ रहा है। तो अगर हम अपनी लाइफ में कितना देख पाते हैं कि भगवान हमारी लाइफ में जो भी आ रहा है भगवान की तरफ से आ रहा है, हम भगवान का हाथ कितना देख पाते हैं, भगवान का मैसेज हम कितना समझ पाते हैं। लेकिन सो उस एंगल से देखना और उसको हेल्दी तरीके से लेना, उस पर वर्क करना। यू अंडरस्टैंड दैट नो वन इज एक्चुअली गुड और बैड। हम ये समझते हैं
कि कोई भी व्यक्ति एब्सोल्यूट गुड नहीं है, एब्सोल्यूट बैड नहीं है। हम जैसे कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत बोलता है, लेकिन तो हो सकता है अभी खुश हो तो ज्यादा बोल रहा हो, जिस दिन दुखी होगा वो शांत होगा। सो कुछ भी जब हम किसी के अंदर कमी देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको एब्सोल्यूट का ठप्पा लगाना चाहते हैं कि इसकी एब्सोल्यूट क्वालिटी है। बट नहीं, कई बार व्यक्ति परेशान होता है, हम देखते हैं कि भाई व्यक्ति गुस्सा करता है हर बात में, बट हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ चल रहा हो जिसकी वजह से वो ऐसे इमोशंस व्यक्त कर रहा हो। लेकिन जैसे ही हमने लेबल लगा दिया ना कि व्यक्ति ऐसा ही है, तो फिर हम उस व्यक्ति से कुछ भी बेटर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति बेटर हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, अच्छे रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं, नहीं, ना ही हम उसको कभी हेल्प कर पाएंगे बेटर होने के लिए। इसलिए कभी भी लेबल नहीं करना चाहिए व्यक्ति को कि भाई आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। सो हर व्यक्ति, ये समझना है कि हर व्यक्ति संसार में ग्रो कर रहा है, लेकिन हम भी ग्रो कर रहे हैं और वो भी ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहे हैं तो उसको मुझे हेल्प करना है कि वो भी ग्रो करे। लेकिन एब्सोल्यूट बुरा कोई नहीं है, एब्सोल्यूट अच्छा कोई नहीं है। यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग पेशेंट। पेशेंट कैसे रहना है, पेशेंस कैसे डेवलप करना है, ये आर्ट आपने सीख लिया है कि नहीं? सो कितना पेशेंट रहते हैं आप अपनी लाइफ में, आप रेटिंग दे सकते हैं अपने आप को। 10th, सुपरफिशियल थिंग्स नो लॉन्गर एक्साइट्स। लेकिन आप सुपरफिशियल चीजों से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं। सुपरफिशियल मतलब दिखावे वाली चीजें, लेकिन है ना, आप जैसे मान लो आप मैरिज के लिए जा रहे हो, तो आप ये सारे कैरेक्टर्स नहीं देखोगे कि भाई उसके एब्स कितने हैं, उसका हेयर स्टाइल कैसा है कि नहीं, दाढ़ी केजीएफ जैसी है कि नहीं है कि नहीं, वो कितनी सुंदर दिखती है, नहीं, क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, वो चीज आप कंसिडर करोगे, है ना। ये नहीं देखोगे कार कितनी है, बंगले कितने हैं, वो सब सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज क्या है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या है, आप करियर देख रहे हो, करियर में आप जस्ट ये नहीं देखोगे कि कितना पैसा आ रहा है, आप देखोगे कार्य क्या करना होगा मुझे। लेकिन आपको पैसा कोई 12 लाख रुपए दे रहा है, लेकिन आपको बेचना दारू है, बेचना मीट है, आप करोगे क्या? नहीं करना चाहिए। सो इसलिए सुपरफिशियल चीजों से नहीं अट्रैक्ट होते हैं, रादर देन डीपर वैल्यूज से अट्रैक्ट होते हैं। यू डोंट 11th इज यू डोंट रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये नहीं कि थोड़ा सा परेशानी हुई, इमोशनल वो हुआ, हमने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया, सब बंद कर दिया, नहीं। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए कभी। जनरली इमोशनली इमेच्योर जो लोग होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों को साइड कर देते हैं। यू रेस्पेक्ट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन आप क्या सोचते हैं, कितना मानते हैं कि भाई दूसरे व्यक्ति का कुछ दूसरा ओपिनियन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो दूसरा ओपिनियन हो सकता है और फिर भी आप साथ रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, है कि नहीं। वो उसको काला गुलाब जामुन पसंद है, आपको वाइट रसगुल्ला पसंद है, बोलो ये तो अलग हो जाते हैं, डाइवोर्स कर लेते हैं, नहीं। लेकिन हर व्यक्ति की अलग चॉइस, अलग थिंकिंग हो सकती है और उसका सोचने का नजरिया है। जरूरी नहीं कि वो हमारा कॉपी कैट बने, लेकिन एक स्पेस होना चाहिए रिलेशनशिप्स में। कई बार हम इतना ज्यादा एक जैसा होना चाहते हैं, दूसरे व्यक्ति को एक जैसा करना चाहते हैं कि वो स्पेस खत्म हो जाता है। तो स्पेस होना चाहिए। जैसे हम इवन फ्लाइट्स में जाते हैं तो हम क्या चूज करते हैं, भाई वो सीट देना जिसमें थोड़ा सा स्पेस हो। सो स्पेस जब हम सीटों में एक्सपेक्ट करते हैं तो हम जीवन में क्यों स्पेस नहीं एक्सपेक्ट करते। 13th इज यू स्टे काम इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। बहुत कठिन सिचुएशंस में भी आप कैसे, आप शांत रहते हैं या एजिटेट हो जाते हैं, प्रोवोक हो जाते हैं। यू प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप विथ पीपल ओवर थिंग्स और बीइंग राइट। लेकिन जब भी आपका चार लोगों से डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, और मान लो कुछ वो डिबेट डिस्कशन नेगेटिव में जा रहा है, लड़ाई हो रही है, ईगो हर्ट हो रहा है, आप क्या प्रायोरिटी देते हो? आपको प्रूव करना है कि मैं सही हूँ, है कि नहीं, या आप सोचते हो कि नहीं यार रिलेशनशिप नहीं टूटना चाहिए, चलो यार मान लेते हैं, सॉरी यार ठीक है, मेरे साथ गलत हूँ, ठीक है।
कई बार हम बोलते हैं हाँ तो ठीक है सॉरी, चलो मैं ही तू तो नहीं मानेगा, मैं ही बोल देता हूँ सॉरी चल। बट उस सेंस में नहीं, ये सोचना कि यार रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, वो बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें तो चलता रहेगा, ये ऊपर नीचे ओपिनियंस के डिफरेंसेस रहेंगे, बट उसमें हम प्रायोरिटी दे रहे हैं कि नहीं अपने रिलेशनशिप्स को, लोगों को। 15 है, यू कैन फॉरगिव पीपल हु डिड बैड टू यू। आप माफ कर पाते हो, लेकिन ऑफ कोर्स डिग्री अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर नॉर्मल देखें, अब बहुत बैड के बारे में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर नॉर्मल कोई दोस्त कुछ बोल देता है, पापा मम्मी कुछ बोल देते हैं, तो क्या हम उनको माफ कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। लेकिन यू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स। जब लाइफ में बहुत सारे डिफिकल्ट टाइम्स है, फिर भी आप लाइफ को एक सेंस ऑफ ह्यूमर की तरह से देख पाते हो कि नहीं, है कि नहीं? उसमें भी आप थोड़े ह्यूमरस रह पाते हो कि नहीं? यू प्रेफर डीप कॉन्वर्सेशन ओवर स्मॉल टॉक्स। ठीक है, आपको चीजों के बारे में डीपर जानना और डीप कॉन्वर्सेशन करना अच्छा लगता है rather देन स्मॉल टॉक्स। हाँ और सब ठीक है, अच्छा, बस। ज्यादातर ऐसे ही होता है, हम कहीं जाते हैं तो कहीं हम मिलने जा रहे हैं, कहीं डिस्कशन करने जा रहे हैं, हम जस्ट नाम पूछते हैं, आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, बस। बट कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए, ऑफ कोर्स सबसे डीप कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते आप, लेकिन कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जहाँ पे जिनके साथ हम डीप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स एटलीस्ट शेयर कर सकते हैं, प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, उनसे लाइफ के हायर प्रिंसिपल्स, हायर सिद्धांतों को उनसे डिस्कस कर सकते हैं, लाइफ के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में हो सकता है, लेकिन कुछ डीपर कॉन्वर्सेशन करने की जगह है हमारे पास, कुछ ऐसे लोग हैं हमारे पास। यू ट्राई टू स्पीक लेस एंड लिसन मोर। हम कितना बोलना चाहते हैं और कितना सुनना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर हम बोलना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने डिजाइन कर रखा है दो कान एक मुंह, मतलब 33% बोलना है, 66% सुनना है। 19 सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसल्टेशन इज योर पावरफुल टूल। लेकिन कंसल्टेशन इज योर पावरफुल टूल। आप कंसल्ट, जब भी लाइफ में परेशानी आती है, आप कंसल्ट कितना करते हैं? अगर हम जितना कंसल्टेशन करेंगे अपनी लाइफ में, उतना ही हम, इसका सिम्टम है, उतना ही हम मैच्योर हैं। सो कंसल्टेशन करना, डिस्कस करना किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको, जो हमें गाइड कर सकता हो, है कि नहीं? और लाइफ में पेशेंस, लेकिन दो चीजें, कंसल्ट करना और लाइफ में पेशेंस रख पाना, ये दोनों पावरफुल टूल है मेच्योरिटी के। और ये जो 20th पॉइंट है, ये सबसे फाउंडिंग प्रिंसिपल है, जो है कि हमारी लाइफ में पर्पस होना चाहिए। लाइफ का एक जब तक पर्पस नहीं रहेगा, तब तक मैच्योरिटी, जितने भी हमने चीजें सिद्धांत डिस्कस किए, उसको कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये हमारा था। अभी इसमें से किसी का क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकते हैं, और हम डिस्कस स्टार्ट करेंगे अपना रामायण से। कौन सा 15 पॉइंट आपको जाना है? एक मिनट बताता हूँ। यू कैन फॉरगिव पीपल हु डिड बैड विथ यू। लोगों को माफ कर पाना उससे आपके लिए उससे इजी है। पहले वाला प्रभु, उससे पहले वाला। एक मिनट, एक मिनट। यू प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप विथ पीपल ओवर थिंग्स और बीइंग राइट। आप थैंक यू लोगों प्रभु। लोगों को, उनके साथ जो रिलेशनशिप है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं रेदर देन बीइंग राइट, या फिर चीजों से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं लोगों को। लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है चीजों से, या सही खुद को सही साबित करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसको बचा के रखना।
ठीक है, ये सारी चीजें डेवलप कैसे करना है, ये मैं डेवलप कर रहा हूँ अभी, तो वो हम फ्यूचर में कभी डिस्कस कर सकते हैं। सो क्वेश्चन है, अनहेल्दी प्रेशर के टाइम कैसे काम रहे। हाँ, तो अनहेल्दी प्रेशर के सिचुएशन में काम कैसे रहना है। सो डिफिकल्ट होगा, है ना। इसलिए इसकी एक्सरसाइज है कि जब आप काम नहीं रहे, वो सिचुएशन समाप्त हो गई, उसके बाद सोचिए कि उस सिचुएशन को मैं और कैसे बेटर डील कर सकता था। लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जस्ट ऐसे बटन दबा के काम रहा जाता है। आपको ऑल्टरनेट सोचना पड़ेगा। उस सिचुएशन में सोचिए कि भाई उस डिवोटी ने ये बोला था, फिर मैंने ये बोला। आप देखिए कि वो जो आपके अंदर अनईजीनेस सा, गुस्सा जो आया, वो किस पॉइंट पे आया। अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना चाहिए। तो आपको लगेगा भाई बातचीत चल रही थी, लेकिन जब उसने ये वाला पॉइंट बोला ना, सो उस समय उससे ज्यादा मुझे गुस्सा आया। तो आपको समझ में आ गया कि भाई आपके इमोशंस कहाँ पे ट्रिगर होते हैं, लेकिन आप कहाँ पे ट्रिगर होते हो। फिर आप सोचो उसको कि भाई मुझे उसको बेटर तरीके से कैसे करना चाहिए था। सो अगर आपको ऐसे टफ सिचुएशन में काम रहना है ना, तो आप इस तरह की एक्सरसाइजेस करो जब आप काम रहते हो तब। लेकिन सीधा वॉर में जाके लड़ाई नहीं होती है। हम क्या करते हैं, बिल्कुल वो आप जा सकते हैं। हाँ, ख्याल रखिए। ठीक है रोहित को। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें अ, जैसे कहते हैं ना कि जो लोग प्रैक्टिस में ज्यादा सॉरी पसीना बहाते हैं, उनका कम खून बहता है वॉर में। उसी प्रकार से जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने वाली चीजें हैं, इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे, जब हम काम है उस सिचुएशन में हम कैसे डील कर पा रहे हैं, तो फिर हम रियल सिचुएशन में धीरे 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 1%, 2%, 3% ऐसे होता है। इस तरह से मत देखिए कि 0-1 में चलेगा। है कि नहीं, कल को मैंने ये सुना इमोशनल मैच्योरिटी, मैं अप्लाई करने गया और हो गया इमोशनल मैच्योर, मैं काम रह गया नहीं, वो स्ट्रगल होगा। इसलिए मैंने बोला सक्सेस इज आप स्ट्रगल करना सीख जाते हो। लेकिन सो 1% होगा, 2% होगा, 3% होगा, आप बेटर होगे। बट हम प्रयास क्या करते हैं ना, मुझे बेस्ट बनना है। बेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती ब्रो। लेकिन हमेशा एस्पायर फॉर बीइंग बेटर, मुझे बेटर होना है। लेकिन 1 साल पहले थी, उससे बेटर हुआ कि नहीं। लेकिन 100% काम कोई नहीं होने वाला। लेकिन उससे बेटर हो जाओगे, आपको पता चलेगा भाई मुझे कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। हो सकता है कि हर सिचुएशन में ना हो आप, लेकिन साल में एक बार हो जब आप ट्रिगर हो रहे हो सकता है पहले होता था कि दिन में 336 बार ट्रिगर होते थे, अभी साल में एक बार हो रहे हो, तो दैट इज वो अच्छा है। सो वो तब होगा जब आप सोचोगे उस पर कि भाई वो सिचुएशन हुआ था, उसमें अच्छा इसने ऐसा बोला था, पापा ने ऐसा बोल दिया था, अच्छा इसको और अच्छे तरीके से मैं कैसे कर सकता हूँ। अच्छा, ये 4 तरीके हैं, अप्लाई करके देखो। मान लो 2 चीजें फेल हुई, तीसरी चीज, जो चीज सक्सेस हो गई, आपको पता चल गया भाई इस सिचुएशन में ऐसे करना चाहिए। लेकिन तो आप धीरे धीरे लोगों को समझने लगोगे, खुद को समझने लगोगे। इससे सब इस एक्सरसाइज से सबसे बड़ा फायदा होगा, आप खुद के इमोशंस और ट्रिगर पॉइंट्स को जानोगे कि भाई क्या चीज मुझे ट्रिगर करती है, क्या मेरे इमोशंस कैसे हैं, दूसरे लोग कैसे हैं। सो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। सो है ना, आप स्वेट अ लॉट इन योर प्रैक्टिस, लेकिन पसीना बहाना पड़ेगा इसमें। क्वेश्चन है अगला, सेंस ऑफ ह्यूमर इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट है कि सेंस ऑफ ह्यूमर इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन कैसे डेवलप करेंगे। सो ये सब डेवलप करने के लिए, एक तो मैंने बताया जो पिछले आंसर में, दूसरा है चूज रोल मॉडल्स। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रोल मॉडल्स होना चाहिए जिनके अंदर ये क्वालिटीज हैं। लेकिन जैसा प्रभुपाद की हिस्ट्री पढ़ सकते हो, प्रभुपाद का लीलामृत आप सबको पढ़ना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा, जो ये सारी क्वालिटी डेवलप करना चाहते हैं। प्रभुपाद ने कैसे इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में भी इतना कुछ क्रिएट किया, कैसे किया। जब हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे लोगों के जीवन को देखते हैं, उससे सीखने का प्रयास करते हैं, तो क्या होगा। जैसे आप रामायण पढ़ रहे हैं, राम जी के चरित्र से, विश्वामित्र जी के चरित्र से हम सीख रहे हैं।
तो भाई उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, वो कैसे देखे। लेकिन उनके सोचना चाहिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, यार जब वो फिर से गिरे होंगे उनके दिमाग में क्या चला होगा। लेकिन इस एंगल से पढ़ना शास्त्र को, कई बार हम पढ़ते हैं अच्छा राम जी ने ये किया, सीता जी ने ये किया, हनुमान जी ने ये किया, लंका ने ये हुआ, इस तरह से शास्त्र पढ़ते हैं। लेकिन बट शास्त्र को फीलिंग्स के साथ पढ़ना, कि यार जब हनुमान जी के जब ये कॉन्वर्सेशन होगा, भगवान कैसा फील कर रहे होंगे, हनुमान जी कैसा फील कर रहे होंगे, है कि नहीं। सो इस तरह से जब हम पढ़ेंगे समझेंगे तो हम मोर मेच्योर तरीके से इमोशंस के एस्पेक्ट से भी सीख पाएंगे। भाई उनके अंदर क्या इमोशन चल रहा होगा, सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, क्या इमोशन चल रहा था, जनक जी के अंदर क्या इमोशन चल रहा होगा। लेकिन ये डिटेल की डिस्कशन है, ऑफ कोर्स समय रहेगा तो उस पर ये चीज किया जा सकता है, बट अभी समय नहीं है तो आप लोग को ये चीज खुद करना पड़ेगा। और जैसे ये ह्यूमरस वाला रह गया, आप प्रभुपाद की जीवनी पढ़िए, प्रभुपाद की लीलामृत आप पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि भाई डिफिकल्ट सिचुएशन में भी उसको कृष्णा कॉन्शियस एंगल से कैसे देखा जाता है कि नहीं। बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी उस सिचुएशन को कृष्णा कॉन्शियस एंगल से देखोगे तो आपको ह्यूमरस लगेगी सिचुएशन। ठीक है, तो ऐसे रोल मॉडल्स होने चाहिए हमारी लाइफ में जो कि कर पाते हैं, उनसे डिस्कस करना, उनसे सीखना, पूछना। उनसे पूछो कि भाई ये सिचुएशन था, मैंने ऐसे डील किया, अब जाओगे तो वो बताएगा अरे ये क्या है, इसके लिए परेशान हो रहे हो, तो क्यों लड़ाई हुई थी, तो भाई प्रोजी मेरा भाई था वो डोनट खा गया था। अरे तो डोनट 20 रुपए लो, तुम भी खाओ। लेकिन आप जब लड़ के पहुंचे होगे तो आपको याद भी नहीं होगा कि डोनट की वजह से लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन सो वो व्यक्ति आपको गाइड कर सकता है, बता सकता है कि भाई ये सब सिचुएशन है, इसको इस एंगल से देखो ना, उस एंगल से क्यों देख रहे हो, इस साइड आओ, इधर नदी क्रॉस करो, ये लो बुद्धि, इस एंगल से देखो। सो इस तरह से हेल्प हो सकता है। As you said that it is right to take breaks, and also we should not run away from our responsibilities. So how to maintain a balance between them? Very good question. So इसलिए मैंने बोला हमें पता होना चाहिए हमारे लिमिट्स क्या है। सबसे पहले मैंने यही डिस्कस किया था, हमारे फिजिकल पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है। अगर उससे बाहर बात जा रही है ना, तो मतलब ब्रेक ले लेना चाहिए। लेकिन हमारे कैपेसिटीज है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम बहुत कम कर रहे हैं, फिर भी हम बाहर जाना चाह रहे हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं स्केप करना चाह रहे हैं। और उसके कुछ कारण हो सकते हैं, ऑफकोर्स कई कारण हो सकते हैं, उसके कुछ कारण हो सकते हैं। लेकिन ऐसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई मेरे पास समय है, सब कुछ है, मैंने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं, फिर भी मैं स्केप हो सकता है। हम क्योंकि आइडेंटिफाई करते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे चीज़ों को, भाई फिजिकल स्ट्रेंथ तो ठीक है ना, बट इमोशनल ड्रेन आउट हो चुके हैं, हो सकता है हम इमोशनल ड्रेन आउट की वजह से हमें इमोशनल ब्रेक लेना पड़े। सो इट इज ओके है ना, ऑलवेज इट इज ऑलवेज ओके टू टेक ब्रेक। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है फिर भी हम जा रहे हैं, तो डिस्कस करना चाहिए, किसी की हेल्प लेनी चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी को धीरे 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 धीरे, कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी बोरिंग होती है उसकी वजह से हम छोड़ते हैं, उसके भी कई कारण होते हैं। लेकिन इसलिए आपको हमें अपने बाउंड्रीज पता होने चाहिए। जितना हमें अच्छा अपनी बाउंड्रीज क्लियर होंगी, उतना इसमें डिस्क्रिमिनेट कर पाना, डिस्टिंग्विश कर पाना ईजी होगा। और सुन तो फिर आप बैलेंस कर पाओगे। क्वेश्चन है, हम उन लोगों को फॉरगिव तो कर देते हैं जिन्होंने हमें हर्ट किया, बट जब वो लोग अपने हमने फॉरगिव कर दिया लेकिन जब सामने आते हैं तो फिर वो चीजें याद, मतलब हमने फॉरगिव नहीं किया फिर, लेकिन हमने ठीक से फॉरगिव नहीं किया, इसका कारण ये है। तो फॉरगिव करना मतलब लाइफ की फिलॉसफी समझना, क्लियर होना कि भाई हर व्यक्ति संसार में चला जाएगा, शरीर क्या है ना, नश्वर है, एक दिन ये खत्म होने वाला है। लेकिन हर व्यक्ति कौन कब चला जाएगा पता नहीं। लेकिन हमारे कितने फ्रेंड्स थे, यंग थे, दे आर नॉट, अब वो जिंदा नहीं है, मर चुके हैं वो लोग। अब हम क्यों ग्रज रखें, इतना क्या ग्रज रखें, जब व्यक्ति खत्म हो जाएगा तो उसे ग्रज का करेंगे क्या हम। सो लाइफ सिंपल है, छोटी है, उसको जितना ब्लिसफुल तरीके से जिया जाए, जितना प्रैक्टिकल चीजें की जा सके करें। लेकिन इतना ग्रज पाल के, इतना दुख पाल के समय वेस्ट कर रहे हैं, प्रेशियस मोमेंट है ट्रू,
आपको इसलिए मैंने बोला टाइम की कीमत पता होनी चाहिए। लाइफ कीमती है, आपको जितने साल मिले हैं मिले हैं। किसी को 10 साल मिले हैं इसी क्लास में, किसी को 50 साल मिले हैं, किसी को पता नहीं। सो हम उन उस प्रेशियस लाइफ के साथ हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसे लोगों के साथ ग्रज रख के उसको वेस्ट कर रहे हैं। भगवान देखेंगे ना कि ये अपमान कर रहा है, मैंने इसको इतना कीमती लाइफ दिया, इतनी कैपेबिलिटीज दी, सब कुछ दिया, और ये अपमान कर रहा है उसका। लेकिन ये बैठ के पता नहीं क्या सोचा जा रहा है। अरे ठीक है, जो हुआ हुआ, आगे बढ़ो, आगे सोचो, आगे अच्छा करो। लेकिन दैट इज फिलोसफी ऑफ कर्मा। सो इस तरीके से हम कितना वैल्यू देते हैं, पता नहीं कौन कब क्या कहाँ चला जाएगा ब्रो, पता नहीं। लेकिन तो इतना, 1 मिनट गिरीश। तो इसलिए हमें इन सब चीजों से ऊपर उठना चाहिए। लेकिन नहीं तो लाइफ में इस छोटी मोटी चीजों के लिए कुछ नहीं है ब्रो। छोटे छोटे ग्रज मैंने देखा है, लोग पाल के जीवन भर रखते हैं। आप समझ रहे हैं? तो माफ कर देना चाहिए। आपको बार बार आ रहा है मतलब आपने ठीक से माफ नहीं किया, तो माफ करना चाहिए ठीक से, ठीक है इतना, है ना? बनना चाहिए ठीक है, लाइफ में थोड़ा बिंदास बनिए, इतना ज्यादा किसी से आज ना ही अटैच होना चाहिए ना ही डिटैच होना चाहिए। लेकिन लाइफ में खुद से अटैच होइए, खुद भगवान से अटैचमेंट डेवलप करिए, लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। ये चीजें आएंगी जाएंगी, संसार का नियम है। भागवतम बोलता है कि संसार में नदी होता है, जैसे होटल होता है, तो जाते हैं वहाँ, चार दोस्त आते हैं और लोग भी आते हैं, सब कुछ कुछ ऑर्डर करते हैं, खाते हैं, फिर चले जाते हैं। संसार का नियम ही है, लोग आते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। वो इंटेलिजेंट व्यक्ति वो है, ये सोचता है कि यार अलग हो जा रहे हैं, उधर उसका भी अलग हो रहा है, वो भी अलग हो रहा है, तो हायर चीज रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है, मैं क्या उस चीज के लिए सीख करूं जो कि परमानेंट है, जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। ठीक है, उस चीज के लिए सीख करना चाहिए। ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे रामायण से। समय तो 8 मिनट बचा है। सो क्या करें, क्वेश्चंस लें या रामायण करें? क्योंकि मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स बताना, तो इसलिए मैंने शेयर किया क्वेश्चंस। ठीक है, पूछिए। पूछिए पूछिए, जितना पूछ सकते हैं पूछिए आज। आप अगर सबके सामने क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते, आप पर्सनल टैग करके भी मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ भी पूछ सकते हैं आप। नहीं है किसी का क्वेश्चन? चलिए आप तब तक क्वेश्चन लिख रहे हैं, तब तक मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हम जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और हम प्लान करेंगे गीता एसेंस के लिए भी, कि उस दिन लाइव हम 1 या 2 घंटे का कुछ इवेंट करें, जिसमें आप सब पार्टिसिपेट करें और आप सब भी कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। तो जाइएगा नहीं, 5 मिनट सुनिएगा, उसके बाद तो जो भी हम सबसे पहले तो मैंने ग्रुप पे डाला था, हम आईआईटी में अपना लाइव इवेंट कर रहे हैं। उसमें जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है उसके लिए फॉर्म अभी गिरीश टू डालेंगे, आप वो भर सकते हैं। और 15 तारीख को ऑफलाइन होगा वो इवेंट, आप उसमें आ सकते हैं। उसका हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, सो उसका वीडियो तो नहीं है मेरे पास, लेकिन 1 मिनट। हमने कोविड में जन्माष्टमी किया था, छोटे लेवल का, उसका वीडियो है हमारे पास। सो वो हम शेयर करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा।
आप सबको स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है? करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 बधाइयाँ। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। अब जन्मदिन है तो सेलिब्रेशन तो कर सकते हैं, बाहर ज़्यादा जा नहीं सकते कि उनका जन्मदिन सकते हैं कि उनको वीडियो में भगवान के लिए सर्विस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद फील हो रहा है कि हमें कुछ मौका मिला भगवान की सेवा करने के लिए। आज हम बना रहे हैं आलू के चिप्स। और गुरु आज भोग ऑफर किया जा रहा है। अब भगवान को भोग लगाया जाएगा, उसके बाद हम अपनी सर्विस करेंगे। सारे डिवोटी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। हरि बोल। A few minutes later. भोग अलग। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। प्रसाद पालें, उसके बाद हम सब अपने अपने सर्विस पे जाएंगे। क्या खा रहे हो गुरु जी आप? मैं प्रभु जी खा रहा हूँ जन्माष्टमी प्रसाद। अच्छा, क्या बना है? बड़े अच्छा बना है, जो भी बना बहुत बढ़िया है, अच्छा है। तो जी आज आप कितने एक्साइटेड जन्माष्टमी के लिए? बहुत हरि बोल। ये विनय प्रभु हमारे इधर। और कैमरे बताइए। मैं थेरेपिस्ट हूँ, सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ मैं, इंटरेस्टेड भी है। हरि बोल। बना सकते हैं क्या ऐसी रंगोली? वाह। फाइनल स्टूडेंट है प्रभु जी, आपको क्या सेवा मिली है बताएंगे कुछ? तो हमें मिली है डेकोरेशन की सेवा। हाँ, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम गया था जन्माष्टमी में, टेंपल में हुई थी, तो मैंने देखा था सारे डिवोटीज कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं। बड़ा ही मतलब अच्छा लग रहा था देख के। पर एक थोड़ा दुख भी अंदर से दुख था थोड़ा, कि मतलब हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। तो इस बार लेकिन हमें बहुत सारी सेवा मिली है, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं और सारी गैदरिंग में एक एक सेवा कुछ कुछ कर रहे हैं, तो भगवान के लिए कुछ हम दे पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम देख सकते हैं प्रभु जी ने कितने सारे बलून्स फुलाए, अपनी सांसें दी इन्होंने भगवान को, बहुत बड़ी बात है। जन्माष्टमी तो गुरु पहले जब जन्माष्टमी है बहुत अच्छा अच्छा पानी के लिए मिलता था, बिना बनाए जो है ना आराम से खाते थे। इस बार बनाना पड़ रहा है। बनाना पड़ रहा है। इतने सारे। तो वैसे आपने क्या क्या बनाया था आज? हमने आलू फ्राई किया था और था? गाजर बहुत अच्छा लगा। और गाजर गाजर आपने नहीं खाया? अरे मिला ही नहीं मेरे को, ये चीटिंग है। स्पेशल होंगे। हाँ, वो केला था। वो तो मिला सारा कर दिया। क्या क्या कर लिया? और नए कपड़े लग गए हैं के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। जब जैसे प्रोग्राम चालू होगा तो हमारा सबसे पहले हम कृष्णा बुक पढ़ेंगे, उसके बाद गोविंदम आदि पुरुषम, और आफ्टर दैट कीर्तन एंड प्रसादम एंड लेक्चर। तो बहुत कुछ है। तो हमारे बहुत सीनियर प्रभु जी आने वाले हैं, उनका लेक्चर होगा, तो बहुत एक्साइटेड हम सब चीज़ों के लिए। अब लोग हम कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं। भगवान कृष्ण के जन्म से लेके उनकी सारी लीलाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगली एक्टिविटी जो कि क्विज हो कृष्णा। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक आसुरी था। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की। आप लोग एक्साइटेड हैं क्विज के लिए? हरि बोल। पहला सवाल जगन्नाथ जी की टीम से। कुब्जा अपने प्रीवियस लाइफ में
वो क्या थे, उनका नाम क्या था? सुपनखा। सुपनखा, हरि बोल, हरि बोल। उत्साह के साथ आप लोग महामंत्र को करिए। आप लोग आलोल चंद्र माल्यवंशी रत्नागदं प्रणयपीली कलाविलासं श्यामं त्रिभंग ललितं नियता प्रकाशं गोविंदमादि पुरुषं। सो हमारा कुछ कंपटीशन अब खत्म हो चुका है। लाइव दर्शन कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक देख रहे हैं हम लाइव। ऑफकोर्स अगर मंदिर नहीं जा सकते तो भगवान मंदिर को मिस तो कर रहे हैं, बट इस सोशल मीडिया के थ्रू हम भगवान के लाइव दर्शन कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हरि बोल। भगवद गीता में भगवान ने एक्सप्लेन किया। हरे कृष्णा। सो फाइनली हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट की। हरे कृष्ण। तो ये है, जैसे हम जन्माष्टमी करते हैं, तो ये तो कोविड के टाइम था जब कोई अलाउड नहीं था, तो जो लोग हम लोग अंदर रहते थे उन लोग ने ही सेलिब्रेट किया था। बट इस बार सब लोग बाहर से भी आ सकते हैं, सो हम प्रयास कर रहे हैं बड़ी जगह कर पाए। तो आप लोग जो लोग भी दिल्ली में हैं 15 को आइए। जो कुछ सेवा करना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार की सेवाएं रहेंगी, डेकोरेशन, कुकिंग, जो भी आप सेवा में पार्ट लेना चाहते हैं आप ये गूगल फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं उनके लिए भी हम कुछ करना चाहते हैं। सो हम जन्माष्टमी के दिन 19 तारीख को, वैसे तो हम श्रीनगर में रहेंगे, लेकिन 19 को हम लाइव भी सेलिब्रेशन करेंगे, जो कि जो बाहर रह रहे हैं डिवोटीज वो लोग ही ऑर्गेनाइज करेंगे। तो उसके लिए भी जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो भाई हम भी कुछ करना चाहते हैं, आप सब आइडिया सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं लाइव 2-3 घंटे के दौरान। वो सब आप आइडिया सजेस्ट करिए, आप सब मुझे पर्सनली भेज सकते हैं जो भी आपको आइडियाज है। लाइव आके आप सब ऑफ कोर्स टेम्पल जाएंगे सब लोग उस दिन, है ना, सब कुछ करेंगे। बट मैं चाहता हूँ जन्माष्टमी के दिन कुछ समय ऐसा निकालिए जहाँ पे आप ये कर सकें। बाकी एक मैं सोच रहा था सीरीज भी स्टार्ट करने का, डीमंस ऑफ वृंदावन लीला, जो कि डेली हम आधे घंटे का कर सकते हैं सुबह के टाइम, जिससे जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे जानेंगे तो उतना ही हम रियल तरीके से जन्माष्टमी को सेलिब्रेट कर पाएंगे। नहीं तो हो सकता हम सेलिब्रेट करते हैं बट वो हम उतना जानते नहीं है भगवान को। ठीक है, तो आपको जो भी सजेशन है ऑनलाइन गीता एसेंस जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के बारे में आप सब सजेस्ट करिएगा। कल के मीटिंग में हम आप डिस्कस भी करेंगे, आप सब सोच के आइएगा, कल आप बताइएगा शाम को। और बाकी जो लोग यहाँ हैं प्रेजेंट वो लोग इसमें भर सकते हैं। हरे कृष्ण। क्वेश्चन एक आया है क्वेश्चन, प्रभु जी इन पास्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जब डायनासोर थे तब ह्यूमन एग्जिस्ट करते थे क्या? हाँ, ह्यूमन स्टार्टिंग से ही एग्जिस्ट करते हैं। सारी शास्त्रों के हिसाब से सारी प्रजातियां एक साथ को एग्जिस्ट करती हैं, हम बंदरों से नहीं आए हैं।
जो नहीं आ पाएंगे उन्हें वीडियोस मिलेगा, वीडियोस तो हमेशा अवेलेबल रहेगा, बट वीडियोस का क्या करेंगे। हाउ टू ओवरकम पास्ट हैबिट जनरेटेड ओवर लॉन्ग टाइम, है ना। सो पास्ट हैबिट को ओवरकम करने के लिए हमें, पास्ट अगर कोई बुरी आदतें हैं तो उससे ऊपर उठने के लिए हमें लाइफ में ना कुछ हायर पर्पस चाहिए होगा, ठीक है। जब तक लाइफ हम अपना पैशन जो होता है, अगर उसको किसी सही डायरेक्शन में नहीं लगाते हैं, अपने लाइफ के कुछ गोल्स नहीं होते, पर्पस नहीं होता है, कुछ अचीव अचीव करने को नहीं होता है, सो शरीर बुद्धि मन क्या करता है, वो सारे पैशन को गलत डायरेक्शन में लेके जाता है, गलत हैबिट्स गलत संस्कारों की तरफ लेके जाता है। सो इसलिए हमारी लाइफ में कुछ होना चाहिए जो मुझे अचीव करना है, टारगेट्स गोल्स, लेकिन पर्पस मेरी लाइफ का होना चाहिए, और कुछ हायर टेस्ट होना चाहिए, हायर एसोसिएशन होना चाहिए। बिना इनके बहुत मुश्किल है कि हम पास्ट हैबिट्स को ओवरकम कर पाएंगे। ऑफ कोर्स ये सब करने के बाद भी तुरंत नहीं होगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के बाद भी तुरंत नहीं, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। जिस डिग्री में हम इस जो मैंने बताया पर्पस और इन सब चीज़ों से अलाइन होंगे, जितने डिग्री में उतना डिग्री में इजी होगा हमारे लिए इन सब चीज़ों को ओवरकम कर पाना। ठीक है, तो सब तैयार है जन्माष्टमी के लिए? हाँ, क्वेश्चन सिली है क्योंकि डायनासोर एग्जिस्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो ये आपने फिलॉसफी पढ़ी है, पर डायनासोर एग्जिस्ट नहीं करते थे, ऑफ कोर्स। हाँ, और खाते ही थे, जो राक्षस होते थे वो खाते ही थे, बट उनको सबड्यू भी करना आता था पहले के लोगों को, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। डायनासोर जैसे बहुत सारे लोग होते थे, बट उनको सबड्यू करना आता था लोगों को। लेकिन शेर एग्जिस्ट करते हैं अभी भी, लेकिन ह्यूमन जिंदा है ना। ये सब डिस्कस करेंगे हम, मेटाफिजिक्स और ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे कभी। डायनासोर, मेटाफिजिक्स, ये सब क्वेश्चन हम अलग दिन डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ है तो आप बता सकते हैं। मैं भी साइंस वाले मूड में नहीं हूँ। हरे कृष्णा।